नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी HSSC CET के एग्ज़ाम के लिए NCERT साइंस की 6th क्लास होगी भाई, और जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक होगा वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। 9th क्लास का NCERT का टॉपिक है भाई। तो भाई इस टॉपिक से आपके HSSC CET के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, क्या कोई यूनिट से कोई क्वेश्चन होगा या फिर डायमेंशनल फार्मूला से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इन सभी टॉपिक को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपके सीईटी के एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है, कोई लोकल बुक से बहुत कम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। हमारी 5 क्लास पहले कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको HSSC NCERT साइंस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर जाके देख सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है भाई, बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लासेज हैं। बल्कि आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके साथ में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको प्रेस कर दे ताकि भविष्य में जितनी भी क्लासेज जो होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे भाई। शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है उन सभी को हम पढ़ेंगे, साथ साथ में नोट डाउन जरूर करेंगे। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है भाई वर्क भाई। तो एक टर्म है भाई हमारी वर्क। अगर हम कहें कि वर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वर्क को हम बोलते हैं कार्य भाई। क्या बोलते हैं भाई? कार्य। या फिर इसके साथ में पूरी जो टर्म हम लिखेंगे वर्क डन, यानी कि कार्य कब होगा भाई। जैसे कि आप जब 9th और 10th क्लासेज के अंदर थे तो आप पढ़ते थे, अगर किसी एक वस्तु के ऊपर एक बल का प्रयोग किया जाता है, अगर उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, तो हम कहते हैं कि भाई काम किया गया है। ठीक है भाई। तो वहां पर हम एक फॉर्मूला लिखते थे, याद भी होगा आपको, जैसे वर्क डन। वर्क डन यानी कि कार्य का क्या फार्मूला होगा भाई, यानी कि बल, और फिर साथ में हम क्या लिखते थे? दूरी भाई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट लिखते थे। क्या लिखते थे? डिस्प्लेसमेंट भाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? आपका वर्क डन होता है। क्या होता है भाई? वर्क डन होता है। ये आपका भाई क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला है। अगर पेपर के अंदर पूछा जाए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे? वर्क डन कहेंगे। इसके साथ में अगर थोड़ा सा और बड़ी फॉर्म की बात करें, थोड़े से इससे रिलेटेड एक छोटी सी एक बड़ी टर्म को पढ़ते हैं, उसके अंदर इसकी डेफिनेशन जो है वो है भाई एफ डॉट डी। एफ डॉट क्या है भाई? डी है। एफ क्या है भाई? एफ आपका फोर्स है और उसका डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ में? डिस्प्लेसमेंट के साथ में। और इसको कंप्लीट जो हम लिखते हैं एफ डी कोस थीटा। एफ डी कोस थीटा आपका क्या होता है? वर्क डन होता है। 10th तक आप ये फॉर्मूला नहीं पढ़ते हैं, लेकिन 10th के बाद में जाते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाता है एफ डी कोस थीटा, यानी कि आप किस डायरेक्शन में बल का प्रयोग कर रहे हैं उसके ऊपर भी क्या होता है? वर्क डन डिपेंड करता है। ठीक है भाई। देखिए, जब हम पहले कहते थे कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है भाई हमारे पास, ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं F, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? उसी डायरेक्शन में होता है, तो हम बोलते हैं फोर्स इंटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है भाई। देखिए भाई, यहां पर दोनों में अगर एंगल की बात करें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या है, तो एंगल कितना है? थीटा क्या है भाई? 0 डिग्री है। और कोस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो हम कह सकते हैं फोर्स इंटू क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। लेकिन कई बार पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कि फोर्स आपको दिया जाता है, इसके साथ में आपको डिस्प्लेसमेंट भी दी जाती है और थीटा भी दिया जाता है, तब आपके पास वर्क डन पूछा जाता है। आप डायरेक्ट क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि आपका गलत हो जाता है। देखिए कैसे भाई, आपके एग्जाम में फोर्स दे दिया भाई 10 न्यूटन। क्या दे दिया भाई? 10 न्यूटन है। आपकी डिस्प्लेसमेंट दे दी 5 मीटर, और साथ में कहा गया कि थीटा आपका है क्या है भाई? थीटा हमारा 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री है। और पेपर में पूछा जाता है कि वर्क डन फाइंड आउट कीजिए। 10th क्लास का ही टॉपिक है, बिल्कुल एनसीईआरटी से भाई। तो आप क्या करेंगे? थीटा। थीटा का मतलब क्या हुआ? जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ये भाई एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो फोर्स लगाया गया है वो फोर्स 60 डिग्री के ऊपर लगाया गया है। फोर्स जो लगाया गया है वो कितने के ऊपर? 60 डिग्री के ऊपर लगाया गया है। तो इसके अंदर भाई
वर्क डन कितना होगा, तो हम किस प्रकार निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। फॉर्मूला लिख लीजिए भाई, एफ डी कोस थीटा, एफ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, और कोस 60 को क्या बोलते हैं 1/2 बोलते हैं। 2 पंजे 10 और 5 और 5 25 क्या हो जाएगा, जूल आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्ट करते हैं, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उत्तर 50 निकालेंगे और फिर अपने उत्तर को सही बताएंगे। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल थीटा के ऊपर डिपेंड करता है भाई। थीटा क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। कई बार पेपर के अंदर दिया जाता है थीटा 90 है भाई, यानी कि फोर्स 10 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है और थीटा 90 दे रखा है, वर्क डन बताओ भाई। तो कोस 90 क्या हो जाता है, कोस 90 0 हो जाता है, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई हो तो वर्क डन क्या होता है 0। यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है भाई, तो ये आप बिल्कुल एक फॉर्मूला नोट डाउन करें, बहुत जल्दी नोट डाउन करेंगे फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी करें भाई इसको। ठीक है भाई, हो गया भाई, वर्क डन का फॉर्मूला हो गया एफ डी कोस थीटा। इसके बाद पेपर के अंदर अगला ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए भाई वर्क डन की यूनिट क्या है, मापते किस चीज के अंदर है। आज हमारा टॉपिक जो होगा वर्क, एनर्जी और पावर भी पढ़ेंगे भाई हम। ठीक है भाई, देखिए अब इसकी यूनिट के ऊपर बात कर लेते हैं भाई। यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट याद रख लेना भाई, क्या होती है भाई, जूल होती है। क्या होती है भाई, जूल किस चीज की यूनिट होती है, जूल किसकी, वर्क की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है भाई, वर्क की। अगर देखा जाए तो वर्क की भी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है। पेपर में कई बार कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, बताइए काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या है, तो क्या बोलेंगे जूल। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल हो जाएगी। इसके साथ में आपके पास पूछा जाता है हीट एनर्जी की यूनिट क्या है, तो भी जूल होगी भाई। चाहे कोई भी एनर्जी इस दुनिया के अंदर है, उसकी एनर्जी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी भाई, वो जूल होगी। और वर्क डन की भी क्या होगी, वर्क डन की भी जूल यूनिट होगी भाई। ठीक है भाई, तो जूल आ जाएगा भाई। देखिए भाई, जैसे कि वर्क डन है, वर्क डन को क्या बोलते हैं हम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भाई। फोर्स इंटू क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट है। अगर कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है एक जूल क्या होता है भाई, एक जूल क्या होता है, तो देखिए वर्क डन को किस चीज में मापते हैं, जूल के अंदर। फोर्स को किस चीज के अंदर मापते हैं, न्यूटन के अंदर। डिस्प्लेसमेंट को किस चीज के अंदर मापते हैं, मीटर के अंदर। यानी कि एक जूल हमें बनाना है तो 1 न्यूटन फोर्स और 1 मीटर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। जब 1 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 जूल भाई। इसके अलावा दूसरी यूनिट भी पूछ सकता है, यूनिट क्या हो सकती है, जैसे कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स को क्या हम मापते हैं, न्यूटन, और साथ में क्या है भाई, मीटर। तो न्यूटन मीटर भी किस चीज की यूनिट है भाई, वर्क डन की यूनिट है। किसकी यूनिट है भाई, वर्क डन की। ये बिल्कुल ध्यान रखें। फोर्स की यूनिट, बल की यूनिट क्या होती है भाई, न्यूटन होती है। किस चीज के अंदर, एसआई सिस्टम के अंदर। और सीजीएस सिस्टम के अंदर क्या होती है, डाइन होती है। एक बार फिर से बता देते हैं कि भाई एक जो न्यूटन है वो किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। डाइन किसी बल यानी कि फोर्स की सीजीएस यूनिट है, और न्यूटन क्या है कि फोर्स की क्या है भाई, एसआई यूनिट है। क्या है भाई, एसआई यूनिट है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे भाई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि भाई एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, और बाद में इनके एक एक न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे। एनर्जी क्या है बताते हैं भाई। इसके बाद एक टर्म है भाई एनर्जी। एनर्जी जिसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। और एनर्जी कितने प्रकार की होती है, एक मैकेनिकल एनर्जी होती है भाई जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हिंदी के अंदर बात करें तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थिति के कारण जो ऊर्जा है वो कौन सी हो जाए, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। और गतिज यानी कि जो कि वेलोसिटी की वजह से है, वेग की वजह से है, वो कौन सी होती है, काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा होती है भाई। तो ऊर्जा क्या होती है, सबसे पहला वर्ड आता है कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा क्या होती है।
किसी भी काम को करने की क्षमता, किसी भी काम को करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम? एनर्जी कहते हैं। ठीक है भाई, तो कैपेसिटी ऑफ द डूइंग वर्क, किसी कैपेसिटी ऑफ द डूइंग वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। क्या हो जाएगा? एनर्जी। एनर्जी से रिलेटेड हमें कुछ नहीं है। एनर्जी कि हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? डायरेक्ट हम यूनिट लिखेंगे। किस चीज के अंदर मापते हैं भाई एनर्जी को? जूल के अंदर मापते हैं। किसके अंदर मापते हैं भाई? जूल के अंदर मापते हैं। ये डायरेक्ट हम लिखेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद आपका क्या दे रखा है भाई? बताते हैं भाई। एनर्जी, एनर्जी के टाइप्स दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर। एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं और यही दे रखे हैं भाई। ठीक है भाई। तो देखिए भाई, एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या है भाई? जूल हो जाएगी। इसके बाद कई बार एनर्जी का या वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला पूछता है। तो अगर आप 11th और 12th के अंदर पढ़े हैं तो ml2t-2 इसका क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला। क्या होता है भाई? डायमेंशनल फार्मूला होता है। अगर आपने 11th 12th में नहीं पढ़ा है तो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद भाई एनर्जी कितने प्रकार की होती है? एनर्जी जैसे कि भाई मैकेनिकल एनर्जी में आती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसके साथ में हीट एनर्जी भी आ सकती है। इसके साथ में आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आ सकती है, केमिकल एनर्जी भी आ सकती है। तो एनर्जी के बहुत ज्यादा टाइप हैं, लेकिन हम दो ही एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी भाई, एक हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को कैसे लिखते हैं? एक होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई? आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है। अब देखिए भाई, यहां पर कहने को तो बुक के अंदर बहुत कुछ लिख रखा है, लेकिन आपको क्या याद रखना है? दोनों के फॉर्मूले याद रखने हैं भाई। दोनों के फॉर्मूले। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो किसी वेग के कारण, जो कि वेलोसिटी के कारण होती है, वो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक। और जो पोजीशन की वजह से होती है वो कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी भाई। तो काइनेटिक एनर्जी को हिंदी के अंदर चलो भाई लिख देते हैं गतिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। और इसको क्या बोलते हैं हम? स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है भाई। दोनों के फॉर्मूले क्या हैं? डायरेक्ट हम फार्मूले बता देते हैं, सोल्व करके नहीं बताएंगे। काइनेटिक एनर्जी का अगर पेपर के अंदर फार्मूला पूछा जाए तो हाफ एम वी स्क्वायर भाई। हाफ एम वी स्क्वायर। जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो? 0 हो और v क्या हो? फाइनल वेलोसिटी हो, तब काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर क्या होती है? आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसकी वजह से होती है भाई? वो पोजीशन की वजह से होती है। और इसका अर्थ के लिए, किसके लिए भाई? जब हम हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलते हैं, तो आपको याद रखना है क्या है भाई? mgh। अर्थ के ऊपर क्या है? mgh। m कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h क्या है? हाइट, कितनी हाइट के ऊपर आप उसे उठा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद रखेंगे mgh। पेपर में पूछा जाएगा mgh क्या दर्शाता है, तो आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। हाफ एम वी स्क्वायर क्या दर्शाता है? काइनेटिक एनर्जी को दर्शाता है। ये दोनों आप याद रखेंगे भाई। ठीक है भाई। तो ये आपका हो जाएगा एनर्जी के लिए। और ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम जो ऊर्जा का जो संरक्षण नियम है, यानी कि जो हमारे पास एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट मे बी ट्रांसफर, तो वो नियम हम पढ़ेंगे। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। ठीक है भाई। अब देखिए भाई, एक होता है कि ऊर्जा का संरक्षण नियम। ऊर्जा का संरक्षण नियम, इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं आपको कि भाई इस दुनिया के अंदर ऊर्जा को ना तो समाप्त किया जा सकता है, ना ऊर्जा को बनाया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक प्रकार की फॉर्म से दूसरी प्रकार की फॉर्म में बदल सकते हैं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है भाई। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ द कंजर्वेशन, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण का जो नियम है, ये कह सकते हैं ऊर्जा का संरक्षण नियम भाई। ऊर्जा का क्या है भाई? संरक्षण
नियम हो जाएगा। वही हमने बताया कि एनर्जी को, एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में बदल सकते हैं। देखिए भाई, अगर मान लेते हैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट, ये क्या है, हमारी अर्थ का सरफेस है, हमने एक ऑब्जेक्ट को उठाया भाई, एक ऑब्जेक्ट को उठाया, जैसे कि हमने भाई एक पत्थर उठा लिया भाई नीचे से ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये क्या चेंज हो रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन चेंज हो रही है। तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखिए ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लगता है, कौन सा होता है, mg, mg क्या लगता है, फोर्स लगता है, और फोर्स को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, mgh। तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है भाई, mgh भाई। इस पॉइंट के ऊपर क्या कोई वेलोसिटी है, नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यहां पर जीरो हो जाएगी। जैसे ही नीचे की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ बॉल या फिर कोई भी पत्थर वापस सरफेस के ऊपर जैसे ही यहां पे स्ट्राइक होता है, तो यहां पे हाइट कितनी हो गई भाई, जीरो हाइट हो गई, और जीरो हाइट हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, यहाँ पे मैक्सिमम है। यानी कि क्या हुआ, जैसे ही ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ उठाया तो क्या होने लगा, हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगी, काइनेटिक एनर्जी कम होने लगी। एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जीरो, जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं वेलोसिटी बढ़ती है, और यहां पर स्ट्राइक होते ही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, पोटेंशियल जीरो हो जाती है। यानी कि क्या हो रहा है कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो क्या है, कांस्टेंट है भाई। यानी कि टोटल एनर्जी क्या रहती है किसी सिस्टम की, कांस्टेंट रहती है भाई। ठीक है भाई, तो ये क्या था भाई, आपका ऊर्जा का संरक्षण नियम कहलाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि पेपर के अंदर पूछा जाए कि किसी की अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है कम हो रही है। अगर किसी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी घट रही है। ठीक है भाई, तो ये आप टोटल करेंगे, और जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। पेपर के अंदर ये भी पूछा जा सकता है, टोटल एनर्जी बदलती है, यस या नो, तो क्या हो जाएगा, नो भाई। ठीक है भाई, बदलती नहीं है भाई, बल्कि कांस्टेंट रहती है। ये आप नोट डाउन करें एक बार। देखिए भाई, तीन ही टर्म हमने पढ़ी हैं। वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है भाई, हमने कहा जूल भाई। उसके बाद अगर सीजीएस सिस्टम में बोले तो अर्ज भी बोलते हैं, ERG, अर्ज। ठीक है, जूल के बजाय क्या बोलते हैं, अर्ज बोलते हैं। उसके बाद एनर्जी की जो यूनिट है, एनर्जी की यूनिट क्या है, वो भी जूल है भाई। इसके बाद एक तीसरी जो टर्म हम लेके आते हैं, तीसरी टर्म कौन सी हो जाएगी, पावर। कौन सी हो जाएगी, पावर। तो वर्क डन क्या है, जब किसी के ऊपर बल लगाते हैं उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है तो वो तो भाई वर्क है, यानी कि कार्य है। उसके बाद ऊर्जा क्या है कि भाई किसी भी काम को करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तीसरा क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम किस गति के साथ किया जाता है, जल्दी काम होता है या फिर टाइम लगता है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम को डूइंग वर्क, रेट ऑफ द डूइंग वर्क को हम क्या कहते हैं भाई, पावर कहते हैं। पावर को किस चीज से दर्शाया जाता है, P से दर्शाया जाता है। किस चीज से दर्शाया जाता है भाई, P से। और रेट ऑफ डूइंग, रेट का मतलब क्या हो जाएगा, रेट का मतलब टाइम। ठीक है, और वर्क क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम भाई। ठीक है भाई, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन को किस चीज के अंदर मापते हैं, जूल के अंदर भाई। टाइम को किस चीज के अंदर मापते हैं, सेकंड के अंदर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड भाई। एक तो यूनिट आपकी हो जाएगी पावर की, क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। दूसरी भाई, जिसने पावर का नाम दिया था उसका भाई, उसने इसकी जो यूनिट बताई वो क्या बात बताई भाई, वोट भाई। क्या बोलते बताई भाई, वोट। तो पावर की यूनिट क्या होती है, वोट होती है। क्या होती है भाई, वोट होती है। जब हम कहते हैं कि 100 वोट का बल्ब है, जैसे कि पहले बोलते थे कि भाई बल्ब कितने का, 100 वोट का है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई ये एक सेकंड में 100 जूल, 100 जूल पर सेकंड मीन्स एक सेकंड में जब ये जलता है तो एक सेकंड में क्या करता है, 100 जूल एनर्जी लेता है। कितना लेता है भाई, 100 जूल एनर्जी लेता है बल्ब। ये 100 वोट का मतलब हो गया। 10 वोट की कोई ट्यूबलाइट है, इसका मतलब एक सेकंड में वो क्या करती है, 10 जूल एनर्जी को खर्च करती है। क्या करती है भाई, खर्च करती है। ये क्या होती है, पावर का फार्मूला हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम उसको बताएंगे। देखिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लें भाई इसका।
एक कई बार पेपर के अंदर डायरेक्ट आजकल देखिए भाई आपके जो डिजिटल मीटर लग गए होंगे भाई घरों के बाहर, तो वहां पर आपके पास कोई पूछ लेता है कि भाई हमारी यूनिट देखकर बताओ, तो यूनिट को देखने का जो मेन जो है अपने भाई अभी किलोवाट हावर, भाई जिस नंबर के आगे किलोवाट हावर लिखा जाए वो क्या होती है, वो यूनिट होती है भाई। वो क्या होती है, यूनिट होती है। किलोवाट वाली पावर होती है, किलोवाट हावर किसकी यूनिट होती है। पेपर के अंदर पूछा जाए किलोवाट हावर किस चीज की यूनिट होती है, तो हम कहेंगे भाई किसकी होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। क्यों भाई, देखिए भाई हमने कहा कि पावर क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। भाई देखिए तो वर्क डन किसके बराबर होगा, पावर इनटू क्या हो जाएगा, टाइम। पावर की यूनिट क्या है, वॉट, और टाइम क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहां पे देखिए किलो, तो क्या किलो का मतलब क्या होता है, 1000 होता है, 10 की पावर 3 एक नंबर है भाई। वोट मतलब ये वोट हो गया। आवर क्या है भाई, एक प्रकार का टाइम है। तो किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है भाई। किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। पेपर के अंदर यह पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, तो आपको क्या रखना है, किलो का मतलब 10 की पावर 3 भाई। उसके बाद में वाट, वाट को तो क्या लिखेंगे, जूल पर सेकंड लिख लो भाई, जो भी आपको लिखना है वाट। और साथ में आवर, आवर में कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 3600। 60 सेकंड और 1 घंटे में कितने हो जाएंगे, 3600 हो जाएंगे। तो इसको हम टोटल जो कैलकुलेट करके लिखेंगे 3.6 गुणा में 10 की पावर 6 जूल भाई। 3.6 गुणा में 10 की पावर 6 जूल किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर। जब आप बोलते हैं कि 1 यूनिट खर्च हो गई, महीने की कितनी यूनिट आई भाई, ये कहेंगे 100 यूनिट आई, तो कितनी एनर्जी आपने भाई वो यूज की, तो 100 किलोवाट आवर। कितनी यूज की भाई, 100 किलोवाट आवर। यानी कि आपने एक महीने में 10 की पावर 8 जूल क्या करी भाई, एनर्जी खर्च की है। 200 यूनिट आएंगी तो 200 के हिसाब से 7.2 गुणा में 10 की पावर 8 जूल एनर्जी आपने खर्च की है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट थे आपको समझ में आए होंगे। और वर्क डन इनकी यूनिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। ठीक है भाई। और पावर, पावर का क्या होता है, वॉट होता है। और पावर का कई बार डायमेंशनल फार्मूला पूछ ले पेपर में, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन का होता है m1L2T-2, टाइम क्या होता है t, तो m1L2T-3 किस चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला है, पावर का है भाई। किसका है भाई, पावर का। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन भाई, और इनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं आप अपनी बुक के अंदर जाएं और बुक के अंदर कुछ न्यूमेरिकल को सोल्व करके देखें भाई। ठीक है भाई, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। एक छोटी सी क्लास थी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लास लेके आते हैं ग्रेविटेशन के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्सेज के ऊपर। वहां से रिलेटेड, वहां पर आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें भाई। ठीक है भाई, धन्यवाद।